क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है अपने से, हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा दैट वाज सेट अप टू एक्सप्लोर स्पिरिचुअल ट्रुथ। ठीक है, तो तत्वबोधिनी सभा जो कि स्पिरिचुअल ट्रुथ को एक्सप्लोर करने के लिए सेटअप किया गया था, इसके फाउंडर कौन है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये किया गया है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर, दैट इज ऑप्शन 3 अपना करेक्ट आंसर है, देवेंद्रनाथ टैगोर। बाद में ये जो तत्वबोधिनी सभा है ना, इसको मर्ज कर दिया गया था ब्रह्मो समाज में। किसमें मर्ज किया गया था इसको, ब्रह्मो समाज में बाद में तत्वबोधिनी सभा को मर्ज कर दिया गया था। अब ये बात की अगर ब्रह्मो समाज की, तो ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर्स हैं वो कौन कौन है, एक तो अपने यही है देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरे एक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, और दूसरे जो हैं ये हैं राजा राम मोहन रॉय। कौन, दूसरे हैं राजा राम मोहन रॉय। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज किसका, आर्य समाज का फाउंडर कौन है। आर्य समाज का अगर ये क्वेश्चन आया कि आर्य समाज का फाउंडर कौन है, तो इसके हो जाएंगे कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 2 अपने से क्या पूछ रहा है, इन विच मेथड ऑफ कुकिंग इज फूड हीटेड स्लोली ओवर अ सोर्स ऑफ हीट एंड कुक्ड बाय हाई हीट एंड एयर कन्वेक्शन डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द फूड इन रिलेशन टू द फायर। तो ये पूछ रहा है कि ये ऐसा कौन सा मेथड है कुकिंग का जिसमें जो फूड होता है उसको एक सोर्स ऑफ हीट पे रख के उसको स्लोली क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जिस फायर से उसको हीट किया जा रहा है उसके साथ जो अपना फूड है उसका पोजीशन कैसा है, उसके अनुसार उसको हाई हीट, जब जरूरत हो तो हाई हीट और एयर कन्वेक्शन के थ्रू उसको क्या करते हैं, पकाते हैं। ये मेथड ऑफ कुकिंग क्या कहलाता है, ये कहलाता है रोस्टिंग, स्पिट रोस्टिंग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिट रोस्टिंग इसको कहते हैं। ठीक है, स्पिट रोस्टिंग अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं ब्रेजिंग जो होता है ना, ब्रेजिंग क्या होता है, एक कवर्ड पॉट रहता है। ठीक है, एक कवर्ड पॉट रहेगा। ठीक है, एक कवर्ड पॉट रहेगा और इस कवर्ड पॉट में स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या रहेगा, वाटर रहता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड रहेगा, और उस लिक्विड में जो अपना फूड रहता है उसको पकाते हैं। ठीक है, एक पॉट रहता है कवर्ड। ठीक है, एक कवर्ड पॉट रहता है और उस कवर्ड पॉट में क्या रहता है, अपना फूड, और उसी में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड रहता है, बहुत थोड़ा अमाउंट रहता है लिक्विड का, और उसमें इसको पकाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये ब्रेजिंग कहलाता है। ऐसे ही अगर बात की जाए पोचिंग की, तो पोचिंग क्या होता है, ये भी लिक्विड में पकाना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिक्विड रखते हैं और लिक्विड में अपने फूड को पकाते हैं। लेकिन इसमें जो टेम्परेचर होता है ना, इसमें जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का, वो जस्ट बिलो बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। क्या रखते हैं इसमें, जस्ट बिलो बॉइलिंग पॉइंट इसमें टेम्परेचर रखते हैं लिक्विड का। वहीं स्टीविंग की अगर बात की जाए, तो स्टीविंग क्या होता है, स्टीविंग जस्ट एज ब्रेजिंग ही है, लेकिन जो इसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड है ना, वो क्या होता है, वो ब्रेजिंग वाले अमाउंट ऑफ लिक्विड से ज्यादा रहता है। तो ये मेथड्स हैं अपने किस चीज के, फूड कुकिंग के। क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइला इज द बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जो नीचे एनिमल फाइलम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें जो बॉडी होती है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है, तो ये होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, इसमें जो बॉडी होगा एनिमल्स का वो क्या होगा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड रहेगी। ठीक है, ये जो आर्थ्रोपोडा है ना, ये लार्जेस्ट फाइलम है। क्या है, ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। ठीक है ना, ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। लगभग 2/3 जो एनिमल्स हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, कितने, लगभग 2/3 जो एनिमल्स हैं वो अपने आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अपना ये टेक्सोनॉमी से एक और क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एसएससी का, इसमें पूछता है कि टेक्सोनॉमी का आप सीक्वेंस बताइए। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसके सीक्वेंस की, तो जो किंगडम होता है ना, क्या, जो किंगडम है ये इसका लार्जेस्ट यूनिट है टेक्सोनॉमी का। किंगडम के बाद क्या आता है, किंगडम के बाद आएगा फाइलम। ठीक है, फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है आपका ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आता है, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। क्या, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। तो फैमिली के बाद आता है अपना जीनस, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाती है इसकी, स्पेसीज। क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट स्पेसीज। ठीक है, तो किंगडम जो होगा वो अपना लार्जेस्ट यूनिट है और स्पेसीज अपना स्मॉलेस्ट यूनिट है। सीक्वेंस क्या है, पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, जीनस और स्पेसीज। क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या पूछ रहा है, विच स्टेट हैड द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है,
तो इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसमें फर्स्ट फीमेल एज अ गवर्नर अपॉइंट हुई हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। अपना ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। और ये पहली फीमेल थी कौन जो एज अ गवर्नर अपॉइंट हुई थी? ये थी सरोजिनी नायडू। कौन? ये थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। अच्छा, सरोजिनी नायडू को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का जो टाइटल है ये किसने दिया था सरोजिनी नायडू को? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 अपने से क्या पूछ रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द दीवान ए इंसाफ डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत? ठीक है, तो दीवान ए इंसाफ करके एक डिपार्टमेंट था दिल्ली सल्तनत में, इसका हेड कौन था? तो इसके हेड होते थे दबीर ए खास। कौन होता था? दबीर ए खास, या फिर इसको दबीर ए इंसाफ भी बोलते थे। अपना ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्या? दबीर ए खास। ठीक है, ये जो दीवान ए इंसाफ डिपार्टमेंट है ये किस चीज का डिपार्टमेंट होता था? तो जो रॉयल करस्पॉन्डेंस होता था ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दीवान ए इंसाफ की? रॉयल करस्पॉन्डेंस की। रॉयल करस्पॉन्डेंस की इनकी क्या होती थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी दीवान ए इंसाफ डिपार्टमेंट की। ऐसे ही क्या अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट बनाया था एरियर्स के लिए। किसके लिए बनाया था? एरियर्स के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था, और इस डिपार्टमेंट का क्या नाम रखा था? दीवाने मुस्तखराज। क्या? दीवान ई मुस्तखराज। ठीक है, अपने से कई बार ये पूछ लेती है कि दीवाने को ही, ये किस चीज का डिपार्टमेंट था? कौन सा? दीवान ई को ही। तो ये किस चीज का डिपार्टमेंट था? ये एग्रीकल्चर के लिए डिपार्टमेंट था। ठीक है, ये एग्रीकल्चर के लिए डिपार्टमेंट था, और इसको स्टेब्लिश करने वाला कौन था? तो इसको स्टेब्लिश करने वाला था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक ने एक डिपार्टमेंट बनाया था। कौन सा? दीवान ए खैरात। कौन सा? दीवान ए खैरात। ठीक है, ये डिपार्टमेंट किस लिए बनाया गया था? चैरिटी के लिए। ठीक है, चैरिटी का एक डिपार्टमेंट बनाया था। तो दीवाने खैरात कौन स्टेब्लिश किया था? ये स्टेब्लिश करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का क्या है? दीवाने मुस्तक राज। ऐसे ही एमबीटी ने स्टेब्लिश किया था एग्रीकल्चर के लिए, कौन सा? दीवान ए को ही। और फिरोज शाह तुगलक ने भी एक चैरिटी डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया था, कौन सा? दीवान ए खैरात। क्वेश्चन नंबर 6 अपने से क्या पूछा है? विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ओशंस अकॉर्डिंग टू साइज? ठीक है, फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो अपने को करेक्ट सीक्वेंस बताना है किसका? ओशंस का, उनके साइज के अकॉर्डिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा, उसके बाद आता है कौन सा? इंडियन ओशन, फिर एंटार्क्टिक ओशन इंडियन ओशन से छोटा है, और सबसे छोटा कौन सा है? अपना एटलांटिक ओशन। इस तरह से अपना ऑप्शन 2 कौन सा हो जाएगा? अपना ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से छोटा होता है अपना इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन से छोटा है एंटार्क्टिक ओशन, और सबसे छोटा अपना कौन सा है? ये है एटलांटिक ओशन। इस तरह से अपना आंसर 2, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 7 अपने से क्या पूछ रहा है? इन विच ईयर डिड एंटनी लेवोजियर पब्लिश मेथड्स ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर विच इंक्लूडेड द रूल्स फॉर नेमिंग केमिकल कंपाउंड्स दैट आर स्टिल इन यूज टुडे? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो एंटोनी लेवोजियर है ना, इन्होंने क्या किया था? जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको नेमिंग के लिए एक रूल्स बनाए थे। केमिकल कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे, जिनको इन्होंने मेथड्स ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर में इंक्लूड किया था। ठीक है, तो ये जो मेथड्स ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर नाम की इनकी बुक है, ये कब पब्लिश किया था इन्होंने? लेवोजियर ने पब्लिश किया है 1787 में। कब पब्लिश किया है? 1787। दैट इज ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेवोजियर ने मेथड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स 1787 में पब्लिश किया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? एट द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस कंक्लूडेड एट राष्ट्र शांत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी ऑन 7th January 2023, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द डॉक्टर सीवी रमन बर्थ सेंटेनरी अवार्ड? ठीक है, तो जो 108th इंडिया साइंस कांग्रेस हुआ है, कहाँ पे हुआ है ये? राष्ट्र शांत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था। कब? 7 जनवरी 2023 को। तो इनमें से किसको सीवी रमन बर्थ सेंटेनरी अवार्ड दिया गया? ठीक है, तो इनमें से किसको सीवी रमन बर्थ सेंटेनरी अवार्ड दिया गया था? अच्छा, ये जो सीवी रमन बर्थ सेंटेनरी अवार्ड है, ये दिया किस लिए जाता है? ये दिया जाता है प्लांट साइंस में आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है।
और ये अवार्ड 2023 में 108th इंडियन साइंस कांग्रेस में किसको दिया गया? ये दिया गया प्रोफेसर एस आर निरंजन को। किसको दिया गया? प्रोफेसर एस आर निरंजन। दैट इज ऑप्शन 3 अपना करेक्ट आंसर है, प्रोफेसर एस आर निरंजन। ये जो अपने प्रोफेसर एस आर निरंजन है, ये क्या है? ये एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट है। क्या है? एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट है। क्वेश्चन 9 अपने से क्या पूछ रहा है? ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल यूथ डे ऑन 12th जनवरी 2023, also known as Vivekananda Jayanti, the government of India gave awards to 82 of the best dash of the country। ठीक है, तो हर साल मालूम है अपने को 12 जनवरी को क्या होता है? नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में हर साल हम लोग क्या करते हैं? 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें जो अवार्ड सेरेमनी थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 82 ऑफ द बेस्ट डैश ऑफ द कंट्री, किसके लिए अवार्ड दिया है? ये 82, तो ये दिया गया एग्रीप्रेन्योर्स को। किसको दिया गया? एग्रीप्रेन्योर्स को। दैट इज ऑप्शन 2 अपना इसका करेक्ट आंसर है, एग्रीप्रेन्योर्स। अब बात की जाए ये एग्रीप्रेन्योर्स ये क्या है? तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि किस पे फोकस करते हैं? जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस पे फोकस करते हैं। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो किस पे फोकस करते हैं? जो कि एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस पे फोकस करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको एग्रीप्रेन्योर्स कहा जाता है। ये एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस क्या हो गया? जैसे कि आपका एग्री फार्मिंग हो गया, जैसे आपका एग्रो टूरिज्म हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गई। ठीक है, ऐसे ही एग्रो प्रोसेसिंग जो भी बिजनेस करता है, जो भी बिजनेस होता है उसको क्या कहते हैं? एग्रीप्रेन्योर बोलते हैं। अच्छा, ये जो अपना नेशनल यूथ डे है 12 जनवरी, हर साल 12 जनवरी को जो सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका जो सेलिब्रेशन होता है ना, इसमें एक थीम होता है, हर साल का एक थीम होता है। तो अपना जो 2024, जो अभी अपना 2024 का जो थीम था वो क्या था? 2024 का जो थीम था वो था माई भारत, क्या? माई भारत विकसित भारत। क्या? माई भारत विकसित भारत @ 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। क्या? बाय द यूथ और फॉर द यूथ। ये थीम कई बार अपने पेपर में पूछता है। क्या? 2024 का जो नेशनल यूथ डे का जो थीम था वो क्या था? तो वो है माई भारत, क्या? माई भारत विकसित भारत @ 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। क्वेश्चन 10 क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स लिटरेसी रेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ठीक है, तो सेंसस 2011 के अनुसार जो लिटरेसी रेट है उसको क्या करना है अपने को? डिसेंडिंग ऑर्डर में, इन स्टेट्स का डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो अपने को मालूम है केरला जो है सबसे हाईली लिटरेट स्टेट है। कौन सा? केरला हाईली लिटरेट स्टेट है। ठीक है, इसका जो लिटरेसी रेट था ये कितना था? 94%। वहीं हिमाचल प्रदेश जो है इसका लिटरेसी रेट लगभग 82.80% था। कितना था? 82.80%। और हरियाणा का जो लिटरेसी रेट था इन सब में सबसे कम था। कितना था? 75.6%। ठीक है, इस हिसाब से जो केरला होगा वो सबसे बड़ा होगा। इस हिसाब से ऑप्शन 4 अपना सही होना चाहिए। कौन सा? ऑप्शन 4 अपना सही होना चाहिए। केरला, फिर हिमाचल प्रदेश बी, और फिर लास्ट में अपना हरियाणा सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11 अपने से क्या पूछ रहा है? अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कॉमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डैश इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है उसमें कॉमर्शियल बैंक्स को क्या होता है कि कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ जो अमाउंट उनके पास रहता है उसका कुछ फ्रैक्शन रखना पड़ता है लिक्विड एसेट के फॉर्म में। ठीक है, तो किसका फ्रैक्शन होता है जो एज अ लिक्विड एसेट रखना पड़ता है? तो वो होता है टोटल डिमांड एंड टर्म डिपॉजिट। ठीक है, जो भी होता है टोटल डिमांड और टर्म डिपॉजिट का जो फ्रैक्शन होता है उसको इन लोग रखते हैं इसके लिए एज अ लिक्विड एसेट। अब बात की जाए अगर एसएलआर की, तो एसएलआर जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है इसका काम क्या है? ये क्या करता है ना, मनी सप्लाई को, मार्केट में मनी सप्लाई को घटाएगा या बढ़ाएगा। ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा, अगर बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ाता है या घटाने की जरूरत है तो घटाता है। ऐसा करने से क्या करता है? ऐसा करके ये जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, एसएलआर का काम मेन क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। क्या? एसएलआर का काम क्या है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करता है? या तो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, जिससे कि इन्फ्लेशन अपना
क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दीपिका पल्लिकल इज एसोसिएटेड विथ डैश। ठीक है, तो दीपिका पल्लिकल किस चीज से एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है स्क्वैश से। किससे, ये एसोसिएटेड है स्क्वैश। दैट इज ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि पंकज आडवाणी इज एसोसिएटेड विथ, पंकज आडवाणी इज एसोसिएटेड विथ व्हाट। पंकज आडवाणी किस चीज से एसोसिएटेड है, ये है बिलियर्ड से। किससे, ये बिलियर्ड से एसोसिएटेड होंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि पी श्याम निखिल, क्या पूछ लिया, मान लीजिए आपसे पूछ लिया पी श्याम निखिल इज एसोसिएटेड विथ, तो पी श्याम निखिल किस चीज से एसोसिएटेड है, ये चेस से एसोसिएटेड है। किससे, ये चेस से एसोसिएटेड है और ये अपने 85th ग्रैंड मास्टर है। क्या है, ये अपने 85th ग्रैंड मास्टर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, नॉर्वेस्टर्स आर ड्रीडेड इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स सीन इन। ठीक है, तो ये नॉर्वेस्टर्स जो थंडर स्टॉर्म है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे देखे जाते हैं, तो ये देखे जाते हैं बंगाल और असम में। कहाँ पे, बंगाल और असम। दैट इज ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, बंगाल और असम। ठीक है, जो नॉर्वेस्टर्स इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स हैं ये बंगाल और असम में देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज सेट अप इन 1982 इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन क्रेडिट फैसिलिटीज टू फार्मर्स एट अ नेशनल लेवल। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो इंस्टीट्यूट है जो कि 1982 में इस्टेब्लिश हुआ है, और ये इस्टेब्लिश किस लिए हुआ था, नेशनल लेवल पे जो फार्मर्स थे उनकी क्रेडिट फैसिलिटीज को क्या स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है वो सेटअप हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये है नाबार्ड। कौन सा, ऑप्शन 2 अपना नाबार्ड, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या इसका फुल फॉर्म बात की जाए, अगर नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म सबको मालूम है, क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा अगर बात की जाए नाबार्ड के हेडक्वार्टर की, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। वहीं बात की जाए इसका भी चेयरमैन कौन है, नाबार्ड का चेयरमैन कौन है, ये हैं श्री शाहजी केवी। कौन है, श्री शाहजी केवी। एनईडीएफआई क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये हुआ था 1995 में। वहीं बात की अगर आईएफसीआई की, तो आईएफसीआई क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्या है, आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टैब्लिश कब हुआ है, ये स्टैब्लिश हुआ है 1948 में। कब, ये 1948 में स्टैब्लिश हुआ है। वैसे अगर बात की जाए सिडबी की, तो ये क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ये स्टैब्लिश कब हुआ है, ये हुआ है 2 अप्रैल 1990 को स्टैब्लिश हुआ है। बात की जाए अगर सिडबी का जो चेयरमैन है अभी कौन है, सिडबी का चेयरमैन अभी कौन है, तो ये है मनोज मित्तल। कौन है, मनोज मित्तल। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है, हु वाज द विनर ऑफ आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021। ठीक है, तो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 की विनर टीम कौन थी, तो ये थी ऑस्ट्रेलिया। कौन सी थी, ये ऑस्ट्रेलिया थी। दैट इज ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया वाज द विनर ऑफ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021। अभी रिसेंटली अपना 2024 का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हुआ है। अब इसमें बात किया जाए इसमें विनर टीम कौन थी, तो इसमें इंडिया ये इस बार का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीती है। इसमें जो रनर अप टीम थी, किसको हरा के इंडिया जीती है, तो ये साउथ अफ्रीका को। किसको हराई, साउथ अफ्रीका को। ये भी पूछ लेता है कि ये जो लास्ट अपना फाइनल मैच हुआ टी20 वर्ल्ड कप का, ये कहाँ खेला गया, तो ये खेला गया केंसिंगटन ओवल में। कहाँ खेला गया है ये केंसिंगटन ओवल में ये फाइनल मैच अपना हुआ। और अपना प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट था इस टूर्नामेंट का, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट ये कौन था, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को मिला। जसप्रीत बुमराह जो है इनको प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट दिया गया। और अगर बात की जाए प्लेयर ऑफ मैच की, जो फाइनल मैच हुआ है उसका प्लेयर ऑफ मैच कौन था, तो ये थे अपने विराट कोहली। कौन, विराट कोहली। ठीक है,
एक अभी इसके बाद ये जो जब T20 वर्ल्ड कप हो गया, इंडिया जीत गई, तो इसके बाद 3 प्लेयर्स अपने इंडिया के T20 से रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है, रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने, संन्यास ले लिया है। अब आपको क्या करना है, इन 3 प्लेयर्स के नाम कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। देखते हैं किसको किसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, भौरताल डांस इज फेमस इन डैश। ठीक है, तो भौरताल डांस किस स्टेट में फेमस है, किस स्टेट का डांस है, तो ये है असम का। ठीक है, ये असम में फेमस डांस है भौरताल डांस। बात की जाए अगर उड़ीसा में, उड़ीसा के कुछ फेमस डांसेस की, तो क्या होता है, घूमर, और यहाँ पे एक और डांस फेमस है, छौ। ठीक है, छौ डांस यहाँ पे उड़ीसा में फेमस है। बात की जाए एमपी में, तो एमपी में क्या मटकी डांस होता है, कौन सा, मटकी डांस होता है। और यहाँ पे खड़ा नाच होता है, खड़ा नाच होता है। एक और डांस यहाँ पे बहुत फेमस है, कौन सी, फूल पत्ती। ठीक है, फूल पत्ती यहाँ पे यहाँ की फेमस डांस है। और पंजाब का सबको मालूम है क्या है, यहाँ का भंगड़ा, भंगड़ा है। और यहाँ पे एक और फेमस डांस होता है गिद्ध, कौन सा, गिद्ध। तो अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भोरताल डांस इज फेमस इन कहाँ पे, असम। दैट इज ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन नवंबर 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड अ मंथ लॉन्ग कैंपेन टाइटल्ड नई चेतना पहल बदलाव की, कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो नवंबर 2022 में एक मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन लॉन्च किया, कौन सा, नई चेतना पहल बदलाव की। ठीक है, नई चेतना पहल बदलाव नाम की एक कैंपेन स्टार्ट किया, जो कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था। ठीक है, जो कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया था। तो ये कैंपेन कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की थी। ठीक है, तो ये जो कैंपेन था, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दैट इज ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, नई चेतना पहल बदलाव की। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, हिंदुस्तानी वोकलिस्ट पंडित एम वेंकटेश कुमार वॉज अवॉर्डेड विच ऑफ दी फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2022। ठीक है, तो पंडित एम वेंकटेश कुमार को 2022 में कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इनको मिला कालिदास सम्मान। कौन सा मिला इनको, इनको कालिदास सम्मान मिला। दैट इज ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये कालिदास सम्मान देता कौन है, तो ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। कौन देता है, ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ये कालिदास सम्मान देती है। तो ये 2022 में किसको मिला था, ये मिला था पंडित एम वेंकटेश कुमार को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज हाईली इफेक्टिव फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हाईली इफेक्टिव एलिमेंट है, तो ये अपना स्टील जो होता है। प्रिफरेबली इसमें स्टील दिया है, लेकिन जो यूजुअली होता है क्या ना, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील जो होता है उसको यूज करते हैं हम लोग, किस लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपका स्टील और माइल्ड स्टील दोनों आया है, तो अपना माइल्ड स्टील टिक करेंगे। वैसे इस ऑप्शन में माइल्ड स्टील नहीं है, तो हमारा स्टील इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द 4 वेदास कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू फेंड ऑफ एविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस। ठीक है, तो इन 4 वेदास में से, ये जो 4 वेद हैं, इनमें से कौन सा वो वेद है जिसमें स्पिरिट्स और एविल स्पिरिट्स और डिजीज को खत्म करने के लिए मैजिक स्पेल्स और चार्म्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो वो कौन सा वेद है जिसमें स्पिरिट्स और डिजीज को खत्म करने के लिए क्या है, मैजिक स्पेल्स और चार्म्स का कलेक्शन है। तो ये अपना है अथर्ववेद। कौन सा है, अपना ऑप्शन 4 अथर्ववेद है, जिसमें मैजिक स्पेल्स और चार्म्स से एविल स्पिरिट्स और डिजीजेस को खत्म किया जाता है। ठीक है, अथर्ववेद। बात की जाए अगर ऋग्वेद की, ऋग्वेद से एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितने हाइम्स और कितने मंडल्स हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में ध्यान रखिए 1028 हाइम्स हैं। ठीक है, और इसमें 10 मंडल्स हैं। क्या है, 1028 हाइम्स और 10 मंडल्स हैं। जो ऋग्वेद है ना, इसमें किसकी बात की गई है, इसमें माइथोलॉजी की बात की गई है, इसमें माइथोलॉजी है। वही बात की जाए यजुर्वेद की। ठीक है, यजुर्वेद में भगवान को खुश करने के लिए वेरियस रिचुअल्स की बात की गई है, जैसे अपना यज्ञ हुआ, जैसे यज्ञ हो गया, होम हो गया, इन सब की बात की गई है जिससे भगवान खुश होते हैं। वहीं सामवेद में भगवान को खुश करने के लिए म्यूजिक की, मेलोडी और रिदम की बात की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे अथर्ववेद है जिसमें मैजिक स्पेल्स और चार्म्स की बात की गई है, एविल स्पिरिट्स और डिजीजेस को खत्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है? तो ये है आर्टिकल नंबर 23। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन 2 आर्टिकल नंबर 23 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। बात की जाए अगर आर्टिकल नंबर 22 की, तो आर्टिकल 22 अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करता है? ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट, क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। वहीं बात की जाए अगर आर्टिकल 21 की, क्या? आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 क्या बात करता है? ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड क्या? पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। और बात की जाए अगर आर्टिकल 20 की, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 किस चीज की बात करता है? ये बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस। क्या? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या? कन्विक्शन फॉर एनी ऑफेंस by which of the following acts was a bicameral legislature introduced in India at the central level? ठीक है, तो किस एक्ट के द्वारा सेंट्रल लेवल पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके थ्रू क्या किया गया था? एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर को सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये किस चीज पे बेस्ड था? तो ये जो साइमन कमीशन थी और जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे ना, उनका कोलैबोरेटिव जो समरी था उस पे बेस्ड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसने पहली बार एक प्रपोजल दिया था ऑल इंडिया फेडरेशन का। किस चीज का? एक ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टेब्लिश करने का। किसका? ऑल इंडिया फेडरेशन को स्टेब्लिश करने का इसने प्रपोजल दिया था। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने और क्या किया था? इसने बाइक कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया। क्या? इसने बाइक कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया। फिर इसने एक फेडरल कोर्ट को स्टेब्लिश किया था। फेडरल कोर्ट वॉज स्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई वाज ऑपरेशनलाइज्ड इन विच ईयर? ठीक है, तो जो अपना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये कौन से साल में ऑपरेशनलाइज हुआ है? तो ये है हुआ है 1995 में। कब हुआ है ये? 1995 में। दैट इज ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1995 में एनएचएआई ऑपरेशनलाइज हुआ है। अगर बात की है एनएचएआई के हेडक्वार्टर की, तो एनएचएआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है दिल्ली में। कहाँ पे है ये? एनएचएआई का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन अभी करंट में कौन है? तो ये है संतोष कुमार यादव। कौन है? संतोष कुमार यादव इसके अभी करंट चेयरमैन है। क्या है? चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर इज द बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम? ठीक है, तो असम में बिहू फेस्टिवल को साल में कितनी बार सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। कितने बार सेलिब्रेट किया जाता है? 3 बार बिहू फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। जो पहला बिहू होता है वो अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको रोंगोली बिहू के नाम से जानते हैं। किसको? रोंगोली बिहू के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं अगर बात कीजिए जो दूसरा बिहू जो होता है, दूसरा बिहू जो इन लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये अक्टूबर मंथ में करते हैं। कब करते हैं? अक्टूबर मंथ में। और इसको कोंगोली बिहू, कोंगोली बिहू या फिर काटी बिहू, क्या? या फिर काटी बिहू के नाम से इसको जाना जाता है। इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब सेलिब्रेट होता है? ये अक्टूबर मंथ में सेलिब्रेट होता है। वही बात की जाएगा जो इनका तीसरा जो होता है, वो तीसरा जनवरी में सेलिब्रेट होता है। कब? जनवरी में सेलिब्रेट होता है। और इसको माघ बिहू के नाम से सेलिब्रेट करते हैं लोग। क्या? माघ बिहू। तो बिहू कितने बार सेलिब्रेट होता है असम में? तो ये 3 बार सेलिब्रेट होता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्लासिकल डांसर्स इज रिलेटेड टू कथक? ठीक है, तो इनमें से कौन सा
कथक क्लासिकल डांसर्स का ग्रुप है। ठीक है, अपना पहला ऑप्शन क्या है, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू एंड स्वप्न सुंदरी। ये तीनों किस चीज की डांसर हैं, तो ये तीनों हैं कुचिपुड़ी की डांसर। किसकी हैं, कुचिपुड़ी की डांसर, तो ये होगा नहीं। बात की जाए अगर सितारा देवी की, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर की, तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों अपनी कथक की डांसर हैं। किसकी हैं, ये कथक की डांसर हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कथक, दैट इज ऑप्शन टू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू, दैट इज सितारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर, ये तीनों क्या हैं, कथक की डांसर्स हैं। अगर देखा जाए ऑप्शन थ्री, तो ऑप्शन थ्री में किसकी बात की जाए, अलारमल वैली की, मालविका सारुकई और सुचेता चाफेकर। ठीक है, तो इन तीनों लोग का ग्रुप कौन सा डांस करता है, तो ये भारतनाट्यम क्या करता है, भारतनाट्यम के इन लोग एक्सपोनेंट है। वहीं बात की जाए अगर कुमकुम मोहंती, सोनल मानसिंह और किरण सहगल, इन लोग कौन सा क्लासिकल डांस करते हैं, तो ये है ओडिसी के लिए फेमस, ये है ओडिसी, ये ओडिसी डांस करते हैं। तो अपने इस सेट में इतना ही था, मिलते हैं अपने अगले सेट में।